नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। केंद्र सरकार की तरफ से कल खरीफ सीजन की 14 फसलों की एमएसपी तय की गई है। इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार कैसे, किस फॉर्मूले से एमएसपी तय की जाती है, कैसे जो किसानों की फसल पर लगने वाली लागत है उसका अध्ययन किया जाता है, क्या फॉर्मूला है, क्या विवाद है, क्या किसान आंदोलन में क्या मांगे हैं किसानों की, उस पर विस्तार से बात करेंगे। यानी कि एमएसपी तय करने के पूरे फॉर्मूले का विश्लेषण करते हैं कि आखिरकार कैसे केंद्र सरकार फसलों की एमएसपी तय करती है, इसके पीछे का क्या फॉर्मूला है। हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार 3.0 की बीते रोज दूसरी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें इस बैठक में खरीफ सीजन 2024-25 में उगाई जाने वाली 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया गया, जिसके तहत धान की एमएसपी में 117 रुपए का इजाफा करते हुए इसे 2300 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। इसके साथ ही ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, राम तिल, कपास की एमएसपी भी तय की गई है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए इन सभी फसलों की एमएसपी में पिछले साल की तुलना में 5 से 12% तक की बढ़ोतरी की है। इसी कड़ी में जानते हैं कि आखिरकार कैसे फसलों की एमएसपी तय की जाती है, कौन फसलों की एमएसपी तय करता है और इसका पैमाना क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि फसलों की एमएसपी कौन तय करता है। देश भर में कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार रबी और खरीफ सीजन की कुल 23 फसलों पर ही एमएसपी की घोषणा करती है। इसमें 22 अन्य फसलें और एक गन्ने का एफआरपी घोषित होता है, इसलिए हमने इसको 23 फसलों का जिक्र किया है। असल में इन सभी फसलों की एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत व मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की है। सीएसीपी केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, तब इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, जो अब कृषि लागत व मूल्य आयोग के नाम से सक्रिय है। सीएसीपी कुल 23 फसलों की एमएसपी पर कुछ पैमानों और एक फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी तय करती है, जिसके बाद वो केंद्र सरकार को फसलों की एमएसपी तय करने की सिफारिश करती है, जिस पर अंतिम मोहर कैबिनेट लगाती है। हालांकि सीएसीपी का सुझाव मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, क्योंकि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। किसान इसकी भी मांग उठा रहे हैं। सीधी सी बात है कि सीएसीपी फसलों की एमएसपी तय करने के बाद इसकी सिफारिश करता है और अंतिम घोषणा केंद्र सरकार करती है। मौजूदा वक्त में सीएसीपी के 4 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर विजयपाल शर्मा है। बात करते हैं कि एमएसपी तय करने का क्या फॉर्मूला है। सीएसीपी एक निश्चित फॉर्मूले पर फसलों की एमएसपी तय करता है। मौजूदा समय पर फसलों की एमएसपी तय करने के लिए 3 फॉर्मूले ए टू प्लस एफएल और C2 प्लस 50% का जो फॉर्मूला है वो प्रासंगिक है, यानी कि 3 फॉर्मूले बाजार में हैं, जिन पर चर्चा होती है। इनमें से सीएसीपी 22 फसलों की एमएसपी ए टू प्लस एफएल के फॉर्मूले पर तय करता है। फसलों के एमएसपी तय करने के ए टू प्लस एफएल फॉर्मूले को विस्तार से समझें तो इसके लिए ए टू और एफएल को अलग अलग समझना होगा। ए टू में फसल बुआई में किसान द्वारा प्रयोग किए गए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किसान के श्रम, पट्टे पर ली गई जमीन का किराया, ईंधन और सिंचाई पर किए गए खर्च को शामिल किया जाता है। जबकि एफएल का मतलब किसान परिवारों की मजदूरी से है, जिसमें खेती में किसान परिवार की अवैतनिक परिश्रम की गणना की जाती है। ए टू प्लस एफएल फॉर्मूले से किस फसलों की एमएसपी तय करने के लिए खेती में किसान की विभिन्न लागतों के साथ ही परिवार के श्रम को भी जोड़ा जाता है। हालांकि किसान C2 फॉर्मूले पर एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। C2 का मतलब कंप्रेहेंसिव कास्ट यानी संपूर्ण लागत है। इस पर अगर सरकार, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है C2 प्लस 50% के फॉर्मूले की, ऐसे में अगर C2 पर अगर सरकार 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करे तो किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस समय ए टू प्लस एफएल फॉर्मूले के तहत निकाली गई उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर सरकार ने 2300 रुपए एमएसपी घोषित किया है धान का क्विंटल। जबकि अगर C2 फॉर्मूले पर एमएसपी दी जाए और उस पर अगर 50% प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो धान की जो प्रति क्विंटल बाजार कीमत तय होगी वो 3000 रुपए से अधिक होगी। ऐसे में
ये लगातार मांग चल रही है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक A2 प्लस 50% फॉर्मूले के आधार पर फसलों की एमएसपी तय की जाए। अब सिर्फ C2 अगर हम लोग देखते हैं कि मौजूदा वक्त में CACP जो है A2 प्लस FL के फॉर्मूले पर ही एमएसपी तय कर रहा है, लेकिन ये बात अधूरी है कि सिर्फ A2 प्लस FL के फॉर्मूले पर ही एमएसपी तय हो रहा है। A2 प्लस FL के फॉर्मूले के इतर कई अन्य पैमाने भी हैं जिस पर CACP फसलों का एमएसपी तय करता है। CACP के अनुसार फसलों की एमएसपी तय करते वक्त उसकी उत्पादन लागत, डिमांड सप्लाई का ट्रेंड, उपज की कॉस्ट का ट्रेंड और उस दाम से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव जैसे पैमानों को भी ध्यान में रखा जाता है। CACP के अनुसार इन पैमानों के साथ ही विशेष तौर पर यह ध्यान दिया जाता है कि फसलों की घोषित एमएसपी उसकी लागत से कम 1.5 गुना अधिक हो। अब सवाल यह है कि फसलों की लागत की गणना कैसे की जाती है। इसको लेकर CACP स्पष्ट करता है कि वह इसके लिए केंद्र सरकार के अर्थशास्त्र, सांख्यिकी व मूल्यांकन विभाग द्वारा प्रदान की गई भारत में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना द्वारा जुटाए गए राज्यवार आंकड़ों को आधार बनाता है। असल में इस योजना के तहत राज्य सरकारें और कृषि विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह चयनित किसानों से फसलवार खर्च का डाटा जुटाएं, जिसे जुटाने के बाद राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र को भेजा जाता है। अब सवाल यह है कि राज्यों में फसल लागत अलग अलग है, तो कैसे एक फसल लागत को आधार बनाया जा सकता है। असल में CACP राज्यवार फसल लागत के डाटा का औसत निकालता है, जिसे फसल की एमएसपी तय करने का आधार बनाया जाता है। अब विवाद क्या है? हम लोग देख रहे हैं कि लंबे समय से फसलों की एमएसपी को तय करने को लेकर विवाद है। CACP जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फसलों की एमएसपी A2 प्लस FL फॉर्मूले पर तय करता है, लेकिन देश के कई किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप CA2 प्लस 50 फॉर्मूले से तय करने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा आंदोलनकारी किसानों की भी ये एक प्रमुख मांग है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश के कई किसान संगठन CACP के मौजूदा A2 प्लस FL फॉर्मूले पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट कहते हैं कि CACP मौजूदा समय में A2 प्लस FL से फसलों का एमएसपी तय करने के लिए अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव, डिमांड सप्लाई के ट्रेंड जैसे पैमाने को आधार बना रहा है, जो सही नहीं है। जाट आगे कहते हैं कि फसलों का एमएसपी तय करने के लिए केवल फसल उत्पादन पर लागत को ही आधार बनाना चाहिए, बाकी पैमाने संशय पैदा करते हैं और विरोधाभासी हैं। वो कहते हैं कि उद्योग अपने उत्पादों के दाम सिर्फ लागत के आधार पर तय करते हैं, तो ऐसे में किसानों के उत्पादों के दाम तय करने के कई तरह के पैमाने गलत हैं। CACP का ये रवैया शुरू से ही गलत रहा है। उदाहरण देकर बताते हैं कि साल 2005 से लेकर 10 तक कई फसलों की औसत लागत 1000 रुपए थी, लेकिन CACP ने बिना किसी आधार के ही दाम 900 रुपए तय किए, यानी कि लागत जो है 900 रुपए तय कर दी, जबकि एक उसकी औसत लागत 1000 रुपए आ रही थी। वो कहते हैं कि किसानों को उनकी फसल के वाजिब दाम मिले, इसके लिए CACP की पूरी व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह भी साफ कर देने की जरूरी है कि एमएसपी पर सिर्फ सरकारी खरीद के लिए ही एमएसपी लागू है, प्राइवेट सेक्टर पर इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है, जिसके लिए किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ये एमएसपी को लेकर मौजूदा वक्त की जो स्थितियां हैं, हमने कोशिश की आपको बताएं कि कैसे किस फॉर्मूले पर एमएसपी तय होती है, उनको लेकर क्या आधार है, क्या पैमाना है, क्या फॉर्मूला है, किन किन मेजरमेंट्स के आधार पर एमएसपी तय की जाती है और किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, कौन एमएसपी तय करता है और एमएसपी तय करने की जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर भी क्या सवाल है, वो भी हमने बताया। किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, किसान आंदोलन में क्या मांगे हैं, वो भी हमने आपको बताई। बेशक फसलों की एमएसपी तय हुई है, फसलों की एमएसपी तय करने के बाद किसानों को के लिए एक स्टैंडर्ड रेट तय हो गया, लेकिन ये भी सच है कि निजी एजेंसी के सामने एमएसपी का इम्प्लीमेंट कराने की व्यवस्था फिलहाल नहीं है। ऐसे में किसान आंदोलन की जो मांगे हैं वो फिर से सामने खड़ी होती दिखाई पड़ती है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी एमएसपी को लेकर। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।